सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास, मगध साम्राज्य का इतिहास, मौर्य साम्राज्य का इतिहास, गुप्त साम्राज्य क्या था, ऐसे ही इतिहास में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या हुआ, बहुत सारे प्रश्न हैं जो अक्सर इतिहास का अध्ययन करते समय पढ़े जाते हैं। लेकिन यह सब जानकारी हमें कैसे उपलब्ध हुई? नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इतिहास में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या हुआ, ये हमें कैसे पता चलता है? चाहे कोई भी टॉपिक हो इतिहास का, उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? किताबों में उनके बारे में जो इतिहास है वो कहाँ से आया? दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। किसी भी इतिहास की जानकारी देने वाली वस्तु को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को समझेंगे, जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सोचो, अगर यह स्रोत नहीं होते तो क्या होता? तो आज के समय में यह प्राचीन इतिहास नहीं होता और हम प्राचीन इतिहास के बारे में नहीं पढ़ रहे होते। जिस तरह पाषाण काल की अधूरी जानकारी है, जिस कारण उसे पूरी तरह से नहीं पढ़ा जा सकता, उससे भी पहले समय के इतिहास के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, बस अनुमान लगाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि इतिहास कहानी की तरह नहीं लिखा जाता है। यह विभिन्न स्रोतों पर आधारित अतीत का वर्णन होता है, जिसे हम इतिहास कहते हैं। आज के समय में कई प्रकार के स्रोत विभिन्न आधुनिक तकनीकों जैसे कि पूर्ण तिथि निर्धारण विधियाँ, जिसे हम कार्बन 14 डेटिंग कहते हैं, पर्यावरण अध्ययन, भूवैज्ञानिक अध्ययन आदि पर आधारित हैं। यह स्रोत तकनीकों का उपयोग करके जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यह सभी तकनीकें स्रोतों को सत्यापित व संबंधित करने के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करती हैं। हाल ही की खोजों में मिथकों की सत्यता को प्रमाणित करने में मदद की है। उदाहरण के लिए महाभारत में वर्णित द्वारिका एक काल्पनिक शहर या मिथक माना जाता था, क्योंकि उसका कोई स्रोत उपलब्ध नहीं था जिसे हम प्रूफ कह सकते हैं। इसी वजह से इसे काल्पनिक शहर माना जाता था। लेकिन पानी के नीचे द्वारिका शहर के डूबे हुए अवशेषों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं ने एक डूबे हुए शहर के अवशेषों को प्राप्त कर उसे प्राचीन द्वारिका बताया। यहाँ पर द्वारिका शहर के अवशेषों ने स्रोत का कार्य किया तथा यह सत्य प्रमाणित कर दिया कि द्वारिका एक काल्पनिक शहर नहीं था। इसी तरह हर एक इतिहास का कोई ना कोई स्रोत उपलब्ध होता है तथा उन स्रोतों के आधार पर प्राप्त जानकारी का वर्णन ही इतिहास होता है। स्रोत इतिहास लेखन का एक हिस्सा है। उन स्रोतों के आधार पर हम अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहास लिखने के लिए एक इतिहासकार को स्रोतों की आवश्यकता होती है। इतिहासकार लगातार स्रोतों की खोज पड़ताल, अन्वेषण, विश्लेषण, विचार और पुनर्विचार करके इतिहास और हमारे अतीत के बारे में जानने का कार्य करते रहते हैं। अतीत का कोई भी अवशेष स्रोत के उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। मोटे तौर पर स्रोतों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत होते हैं। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य, महाकाव्य, पुराण, संगम साहित्य, प्राचीन जीवनियाँ, कविताएं और नाटक शामिल किए गए हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत पुरातात्विक अवशेषों और उत्खनन के प्रमाण स्वरूप प्राप्त होने वाले पुरालेख, मुद्राओं, शिलालेख, अभिलेख और अन्य स्थाप्य पुरातात्विक अवशेषों पर विचार कर सकते हैं। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हम प्राचीन अतीत का वर्णन इतिहास के रूप में कर पाए। लिखित दस्तावेजों के रूप में प्राप्त स्रोतों को प्राथमिक स्रोत कहा जाता है तथा स्रोतों पर शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग करके किताबों में लिखे जाने वाला इतिहास द्वितीयक स्रोत कहलाता है। इन दोनों ही स्रोतों के बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय